होंगे, बट अब हर वीकली तुम्हारा रिटन टेस्ट शुरू होने वाला है। हमसे कल सिलेबस लिया गया है कि किसको कितना पढ़ा दिया गया है। हर हर क्लास के लिए होगा, सारे सब्जेक्ट्स का है, मैं कोई स्पेसिफिकली नहीं करवा रही हूँ। हमसे कल ही सिलेबस लिया गया है। आई थिंक विद इन 2 और 3 days यू गाइज विल गेट द शेड्यूल। बिफोर डेट मैं तुम लोगों को बता देती हूँ मैं सिलेबस में क्या देने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1 आएगा, 2 आएगा और 4 पूरा आएगा। वी विल सी थैंक यू। 50 नंबर का टेस्ट होता है, 1.5 आवर का। तो हम लोग इस बात को देख लेंगे कि चैप्टर नंबर 5 की पोजीशन क्या है जब तक तुम्हारा टेस्ट होगा। अरे मेरा नंबर सोचो कब आएगा, सेकेंड लास्ट पेपर होगा, एक हफ्ते में एक पेपर होगा, तो सोच मेरा कब आएगा। एक साथ कब बोला? मैंने कहा था वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट का मतलब क्या होता है? वीकली एक सब्जेक्ट। वो टीचर टू टीचर पे डिपेंड करता है किसने कितना सिलेबस करवाया और क्या उन कितना देगा। क्लास में आके टेस्ट देना है। टिल दैट टाइम एक बात का ध्यान रखना, अपना टेस्ट आते आते बेसिकली 6 वीक्स निकल जाएंगे, तो हम चैप्टर नंबर 5 देंगे टेस्ट में। मैंने GI 7 और GI 8 का सिलेबस टेस्ट का सेम रखा है, 1, 2, 4 और 5। ऐसे मत करो, उनका एसएम खत्म होने वाला है इस वीक और तुम्हारा आधा। हाँ कल तो ले रही हूँ, तुम्हारे कौन सा परसों से ही वीकली टेस्ट शुरू है। आज टेस्ट दे दोगे ना कल, तो आगे जाके तुम्हारा ही फायदा है। इस बात को ध्यान रखना कि तब तुम्हें वीकली टेस्ट भी देना होगा हर मंडे को, और संडे की खुशी में टीचर्स जो होमवर्क देते हैं वो अलग होगा। तब कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि मंडे को तुम्हारा टेस्ट है तो संडे को होमवर्क मत लो। तो अभी पढ़ना शुरू कर दो, और इसीलिए मैंने तुम्हें आज बताया है कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तब जाके टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट थिंग, हर बार सिस्टम चेंज होता है। क्लास शांति रखो। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था, टर्न अराउंड पढ़ा था थोड़ा सा। आज की क्लास में हमें टर्न अराउंड का एक्शन प्लान देखना है ना। Okay class, let's come for the action plan for turnaround. एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड में हमारे पास से 5 हेडिंग्स दे रखी हैं। क्या करूं? इनको तो सुनाई दे रहे हैं, तुम्हें नहीं दे रहा? यहाँ के माइक ऑन करो, कर दो एक जना। यहाँ से स्पीकर या भी तुम्हारा प्रोजेक्टर है जिसको इफेक्ट करो।
तो पीछे वो कह रहे हैं उनके स्पीकर से आवाज नहीं आ रही, तो स्पीकर का स्विच होगा वहां पे। कुछ खुराफाती प्लान करके रखते हो और ये खुश हो रहे, टाइम पास हो रहा है। बुलाओ भी टेक्निकल डिपार्टमेंट को, बुला के लाओ पीछे से एक जना जाके। टेक्निकल डिपार्टमेंट को बुला के लाओ एक जना जाके, और जल्दी आना वापस। क्लास तब तक मैं बताऊं, तब तक बहुत ध्यान से सुनो और सारी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। मेरी आवाज अपने आप पीछे तक पहुंचेगी। मुझे पता है मैं इतना तेज बोलती हूँ, मेरे घर में सारे को दिमाग खराब हो जाता है, तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देता। चलो, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड में ना ये स्टेप्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? स्टेप्स दे रखे हैं टू इम्प्लीमेंट टर्न अराउंड। अब जब ये स्टेप्स है टू इम्प्लीमेंट समथिंग, तो एक बात बताओ, सीक्वेंस मैटर करता है नहीं करता? करता है, क्योंकि स्टेप्स के केस में सीक्वेंस हमेशा मैटर करता है। हेलो हेलो, यहाँ प्रॉब्लम सेल की थी क्या? अब आ रही है वॉइस? सही आदमी गया था, उसे पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लास तब तक बात सुनते जाओ। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। तो जब स्टेप्स हैं इसके अंदर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द सीक्वेंस। सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। एक हमने छोटा सा पॉइंट बनाया है सीक्वेंस को याद रखने के लिए, ठीक है। AIR हमारा यहाँ पे सीक्वेंस है, इससे तुम्हें थोड़ा आइडिया रहेगा कि तुम्हारे वर्ड्स जो है वो शुरू किस, तो गलत होने के चांसेस थोड़े बहुत क्या हो जाएंगे? कम। ए से भी 2 हेडिंग है और आर से भी। हमारे पास 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला ए स्टैंड करता है असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। सोचो तुम्हारी कंपनी जो है बेसिकली, हाँ ठीक हो रही है, ये देख तू कैसे ठीक हुआ है। अब पीछे स्पीकर चल रहे हैं, फट फट क्या आ रही है लेकिन थोड़े से ना। इतना क्यों डरता है तू? फट थोड़ी जाएगा। और करंट भी नहीं आता उसमें। अब आ रही है पीछे वॉइस? अब आई? अब आ रही है। ये रोज रोज कौन छेड़ देता है? यही लोग हैं, मुझे पता है। कल से अगर इस क्लास में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आई ना, तो मैं वापस चले जाऊंगी क्लास से बाहर। वही मैंने बोला है। फिर आगे से अगर ये हुआ ना इस क्लास में,
मासूम बच्चे तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है मुझे। मासूमियत का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, यकीन करा हुआ है। चलो पढ़ाई करो अब। हमने इसलिए याद करने के लिए एक सीक्वेंस को सेट किया है A to I R2। ए से दो हेडिंग्स बनती हैं। पहला ए है असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। जो कंपनी जा रही है किसमें, लॉसेस में, और तुम्हें कंपनी को क्या करना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन IR करना है ना, जिसके लिए हम लोग SM में क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले तुम लोगों को प्रॉब्लम को जानना है, असेसमेंट करना है प्रॉब्लम का कि किस प्रॉब्लम की वजह से कंपनी में लॉसेस, मैनेजमेंट खराब है, कंपटीशन को कोप अप नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्ट बकवास बना रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, कोई बेसिक रीजन तो होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। फिर देखो सेकंड पॉइंट तुम्हें एनालाइज करना है किसको, एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक प्लान। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज करके देखो कि टर्न अराउंड ला के कंपनी को सर्वाइव करवा सकते हो, या अगर सर्वाइव करवा सकते हो तभी डेवलप करोगे प्लान को, और सर्वाइव नहीं कर सकते तो क्या करोगे, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेट नहीं, क्या करेंगे। हमने बोला था ना कि हम लोग देखते हैं कंपनी में टर्न अराउंड लगाने का फायदा है, या अगर फायदा नहीं तो सीधा क्या लगाते हैं, डाइवेस्टमेंट। समझ में आई। तो एनालाइज करेंगे सेकंड में सिचुएशन कि कंपनी सरवाइव कर भी पाएगी, या अगर सरवाइव कर पाएगी तब तो मैं डेवलप करूंगी एक्शन प्लान, और सरवाइव नहीं कर पाएगी सीधा डाइवेस्ट। क्लियर है बात। तो ए से दो बातें खड़ी हुई, पहला पॉइंट कौन सा था, असेसमेंट ऑफ, और दूसरा एनालिसिस ऑफ। पहले प्रॉब्लम को समझो और फिर सिचुएशन को, और उसके बेसिस पे प्लान को डेवलप। देखो प्लान डेवलप हो गया, आई से क्या होगा, इम्प्लीमेंट। क्या होगा आई से, जो प्लान आपने डेवलप किया है उस प्लान को क्या कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो। तो अगला पॉइंट किसका है, इम्प्लीमेंट एन इमरजेंसी एक्शन प्लान। आई आ गया। अब आर, आर से पॉइंट देखो हमारा क्या बनेगा, आर से जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। मतलब बिजनेस आपका क्या होना शुरू हो जाएगा, रीस्ट्रक्चर। क्या होना शुरू हो रहा है, बिजनेस, और लास्ट में तुम्हारा बिजनेस रिटर्न टू नॉर्मल। रिटर्न टू नॉर्मल मतलब वापस प्रॉफिट अर्न करने लग जाएगा। तो हमारे पास में 5 पॉइंट्स थे, ए से 2 थे। पहला असेसमेंट ऑफ, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, जानना या पता लगाना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या एनालाइज करना। फिर तुम लोग एनालाइज करोगे किसको, सिचुएशन के बेसिस पे डेवलप करेंगे। फिर आई से प्लान बनने के बाद हमेशा उसको क्या करते हैं, तो फिर आर से 2 पॉइंट है, हेडिंग समझ में आई। अब फटाफट से कंटेंट देखें। कभी भी ये उम्मीद मत रखना कि हेडिंग का आधा नंबर मिलेगा और तुम खाली 5 हेडिंग लिख कर आ जाओ और तुम्हें सोचे 5 में से 2.5 मिल गया। 1 या 1.5 नंबर मिलेगा, वो भी तब जब हेडिंग बिल्कुल सही है। तुमने इम्प्लीमेंटिंग द प्लान लिखा है, इमरजेंसी प्लान नहीं लिखा, तो चेक करने वाले के मूड पर चला जाता है। सारी बात है कि वो फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है। इसलिए कंटेंट लिखना जरूर है। अगर तुम्हें लगे कि हेडिंग बहुत बड़ी है तब भी कंटेंट लिखना जरूर है, क्योंकि कई बार हेडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, एक एक लाइन की तो हेडिंग्स ही हो जाती हैं, वहां पर भी कंटेंट लिखना जरूरी है। क्योंकि कई बच्चे अपने आप से अजम्पशन बना लेते हैं कि हेडिंग ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, अपने आप में इतनी बड़ी हेडिंग थी इसलिए हमने कंटेंट ही नहीं लिखा। इतना दिमाग नहीं चलाना। हेडिंग चाहे कितनी भी अच्छे से लिखी हुई हो तब भी कंटेंट आएगा ही आएगा। अब देखो क्या पॉइंट पूछ रहे हैं इसमें स्टेजेस में। पहला पॉइंट क्या, असेसमेंट ऑफ करंट कंटेंट, यही लिखा हुआ है। द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस द करंट। देखो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, अगर हमने बोला कि कंपनी की किस में दिक्कत थी, इस मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देके ठीक करा जा सकता है। पहले इसकी रूट कॉज रीजन को जानो कि प्रॉब्लम हो किस वजह से रही थी।
मानो तुमने इस मैनेजमेंट को ट्रेनिंग दे दी और ट्रेनिंग देके काम और ठीक करवाने की कोशिश करी, पर मैनेजमेंट काम करना ही नहीं चाहता, तो तुम कितनी भी ट्रेनिंग दे दो कोई फायदा, कि प्रॉब्लम जड़ से खत्म करने के लिए मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। कोई प्रोडक्ट है, तुम उसे इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, पर वो प्रोडक्ट कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, तो कस्टमर उसको खरीदेगा, तो प्रोडक्ट को पूरा चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ उसमें इंप्रूवमेंट करने का फायदा। इसलिए कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसका रूट कॉज रीजन जानना, कि जब तक प्रॉब्लम को जड़ से खत्म नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम बार बार आती जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये बात हम शायद 12th में भी पढ़ते थे या 11th में, कि प्रॉब्लम को रूट कॉज रीजन को जानो और प्रॉब्लम को रूट कॉज से ही क्या करो, खत्म करो। तो गेट द रूट कॉज रीजन एंड एक्सटेंट ऑफ द, अगर सोचो कंपनी 99% डैमेज हो रखी है तो रिवाइव के चांसेस, तो इसलिए जानना जरूरी है कि आपका डैमेज कितना हुआ है। तो पहले इसमें हमने 3 मेन बातें ढूंढी। पहला पॉइंट क्या ढूंढा हमने, असेस द प्रॉब्लम एंड रूट कॉज रीजंस। फिर कितना उस रीजंस ने कंपनी को डैमेज कर दिया है। एक बारी प्रॉब्लम पता चल गई तो रिसोर्सेज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उसी एरिया पे क्या किया जाएगा, फोकस। क्योंकि एक बात सोचो, अगर आपको ये पता ही नहीं कि प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्ट है वो कंपनी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल टाटा ने नैनो कार बनाई थी, कार अच्छी थी, प्रॉब्लम क्या थी, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पूरे नहीं हो रहे थे। अगर टाटा इस बात को ना समझ के कार के अंदर इंप्रूवमेंट्स करता रहता, लेकिन कार के बेसिक चीज़ों को चेंज ना करता, तो कोई फायदा होता नहीं होता। लास्ट में उसने कार बनानी बंद कर दी, क्योंकि उसको पता था इसमें कुछ भी कर लो आपके कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पूरे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे उसने पहले असेस किया किस चीज़ को, प्रॉब्लम को, फिर उसके रूट कॉज रीजंस को जाना, और फिर एक्सटेंट ऑफ। एक बार तुम्हें प्रॉब्लम पता चल गई, फिर अपने रिसोर्सेज को फोकस करो टुवर्ड दोज एरियाज जो असेंशियल हैं, किसके लिए, फॉर करेक्टिंग एंड रिपेयरिंग द इमीडिएट, मतलब रिसोर्सेज वहीं लगाओ जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प इमीडिएटली करने वाले हैं। क्योंकि अगर तुमने कहीं और रिसोर्सेज लगाए तो रिसोर्सेज को अप्लाई करने का फायदा नहीं है। समझ में आई बात? तो यहाँ इन्होंने यही बोला है कि एक बार तुमने प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रॉब्लम समझने के बाद तुमने रूट कॉज रीजंस भी मिल गए हैं, तो देखो डैमेज कितना हुआ है, कि जितना डैमेज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज को क्या करोगे, और रिसोर्सेज को सीधा कहाँ अप्लाई करने हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर, टू दोज एरियाज जो असेंशियल हैं इमीडिएटली करेक्ट या रिपेयर करने के लिए। कंटेंट समझ में आया? तो हमें क्या पॉइंट लिख के दिया, पहली बात असेस करनी है करंट प्रॉब्लम, दूसरा पॉइंट गेट द रूट कॉज रीजंस, थर्ड एक्सटेंट ऑफ, वंस योर प्रॉब्लम इज फोकस्ड, तो आपको क्या करना है, वंस योर प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, फोकस द रिसोर्सेज टू दोज एरिया फ्रॉम वेयर यू कैन। क्लियर बात? चलो अगला पॉइंट देखो, 2 पॉइंट साथ में लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या, एनालाइज द सिचुएशन, और फिर डेवलप करना है किसको, ये अलग है और ये बिफोर टेकिंग एनी मेजर चेंज, डिटरमाइन द चांसेस ऑफ बिजनेस सर्वाइवल। समझ में आई? एक्शन प्लान बनाने से पहले, रिसोर्सेज अप्लाई करने से चांसेस ऑफ सर्वाइवल, तो सोचो तुमने लोन ले लिया कंपनी को रिवाइव करने के लिए, पर कंपनी में रिवाइव होने के चांस, फिर वो जो लोन लिया है उसे रीपे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर तुमने लोन अप्लाई भी कर दिया तो पैसे रीपे करने में और दिक्कत। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पहले चांसेस ऑफ सर्वाइवल अगर है तभी आइडेंटिफाई करोगे एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। कौन सा एनालिसिस होता है, जहां कंपेयर करते हैं इंटरनल को, आइडेंटिफाई एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी एंड डेवलप अ प्रिलिमिनरी एक्शन प्लान, जिसके आप एनालाइज करोगे स्ट्रेंथ वीकनेस को, और किसके साथ में, प्रॉब्लम्स, और ये सब मिल गया। उसके बाद आइडेंटिफाई करोगे एक स्ट्रेटेजिक प्लान को। समझ में आई बात? तो 2 सिंपल पॉइंट्स लिख के दिए थे। पहला पॉइंट था असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा पॉइंट एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलप अ स्ट्रेटेजिक
असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम में क्या लिखा था? सबसे पहले क्या करना है? असेस करना है किसको? करंट प्रॉब्लम्स को, रूट कॉज रीजन को, एक्सटेंट ऑफ डैमेज को। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है किस चीज को? आइडेंटिफाई, वंस द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाई, फोकस द रिसोर्सेज ऑन दोज एरियाज वेयर you can correct and immediately repair the issue. Second point, analyze the situation, मतलब determine the chances of survival. फिर डेवलप करना है स्ट्रेटेजिक प्लान, फिर आपको आइडेंटिफाई करना है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजिक प्लान्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। बात क्लियर है? ये जो मैंने बुक में मार्क करवाया है, मार्क हो रहा है साथ साथ? पक्का? चलो नोट डाउन करो। ये वीकली टेस्ट आई थिंक सो, जहां तक मुझे लगता है इस मंडे से नहीं हो, शायद अगले मंडे से होंगे, क्योंकि आज क्या आ गया? ट्यूसडे। हाँ, फर्स्ट अकाउंट्स का होगा। आज तो ट्यूसडे आ गया ना, फिर 2 दिन में ये मान लो बनाएंगे, फिर तुम्हें बताएंगे, 1 वीक का टाइम तो तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए देंगे, तो दशहरा के बाद तक होगा। सीधा मई में मॉक टेस्ट ही देने आना फिर तो, है ना? हाँ, मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, मेरे चुप होते तुम लोग बोलना क्यों शुरू हो जाते हो? ऐसा मैं कुछ कहती हूँ डिस्कस करना शुरू हो जाओ। असेसमेंट ऑफ, सबसे पहले इसमें क्या करना है? असेस द एंड रूट कॉज रीजंस एंड एक्सटेंट ऑफ, मतलब इन 3 चीजों को असेस करना है। पहला क्या असेस करना है? फिर असेस करना है, और फिर असेस करना है एक्सटेंट ऑफ। वंस प्रॉब्लम इज identified, focus on areas through which problems can be repaired and corrected immediately. सेकेंड डे किसके लिए स्टैंड किया था? पहला क्या कह रहा था वो? एनालिसिस ऑफ एंड इसमें आपको क्या असेस करने थे? चांसेस ऑफ, और इसके पॉइंट से क्या लिखा हुआ था? आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान यूजिंग स्वॉट एनालिसिस। नोट डाउन करो चलो फटाफट से इतना।
कि बिजनेस पे टर्न अराउंड लगा भी दिया तो बिजनेस सरवाइव करेगा भी या नहीं? Done everyone? हाँ चलो क्लास आगे देखते हैं। आई किसके लिए स्टैंड कर रहा है? इम्प्लीमेंटिंग है इमरजेंसी एक्शन प्लान। इसकी ना लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल लिखी हुई है, बात को समझो। इन्होंने हमें क्या बोला है? इमरजेंसी एक्शन प्लान से इनका मतलब क्या है? पर इन्होंने कैसे कंपेयर किया है? इन्होंने ना बिजनेस को इमरजेंसी मतलब बिजनेस में जो सिचुएशन चल रही है ना, सर हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड नहीं होता, उससे कंपेयर किया। सर इमरजेंसी वार्ड में कोई पेशेंट आता है, आपको उसकी ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, अगर ब्लीडिंग इतने में नहीं स्टॉप होती तो पेशेंट के बचने के चांसेस नहीं है। इन्होंने कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी है कि अगर आपके बिजनेस की सिचुएशन क्रिटिकल है, मतलब पेशेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, अगर 24 घंटे में ब्लीडिंग बंद नहीं हुई तो काम खत्म। वैसे ही यहाँ पे इन्होंने बिजनेस के लिए बोला है। लैंग्वेज देखो, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टेज पर है, एप्रोप्रिएट एक्शन प्लान मस्ट बी, ताकि आप स्टॉप कर सको। यहाँ ब्लीडिंग से मतलब है लॉसेस का, है ना। अगर कंपनी के लॉसेस को इमीडिएटली ख़त्म करने के लिए, बंद करने के लिए तुम्हें प्लान बनाना, क्योंकि अगर कंपनी में ऐसे ही लॉसेस चलते रहे तो कंपनी का सर्वाइवल पॉसिबल एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू। बात समझ में आई? इन्होंने इस बात को थोड़ा पेशेंट वाली सिचुएशन से लिंक करते हुए बोला है। जैसे पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, अगर 24 घंटे में होश नहीं आया तो बचने के चांसेस सेम वैसे हैं कि बिजनेस की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अगर ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं किया गया तो फिर सर्वाइवल के चांसेस, तो सर्वाइवल के चांसेस करने के लिए ब्लीडिंग को स्टॉप करना। तो यहाँ ब्लीडिंग का मतलब क्या है? लॉसेस। क्या है? दी प्लान टिपिकली इंक्लूड्स, अब देखो वहाँ पे बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, नर्स होते हैं, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से कंपनी को सरवाइव करवाने के लिए HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करो, खर्चे को कम करो, बजट अच्छा बनाओ, ये सो ऑन कुछ तरीके हैं जिनके थ्रू आप कंपनी को रिवाइव कर सकते हो। कुछ 5-4 बातें करके सो ऑन लिख देना। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? इमरजेंसी एक्शन प्लान। लैंग्वेज समझ रहे हो? तो इमरजेंसी एक्शन प्लान में याद रखना, अगर कंपनी कैसे सिचुएशन में क्रिटिकल स्टेज पे है तो आपको एक्शन प्लान फटाफट से क्या करना है? डेवलप, ताकि आप स्टॉप कर सको ब्लीडिंग एंड इनेबल कर सको ऑर्गेनाइजेशन को टू। ये बेसिकली क्यों कौन कौन इंक्लूड होगा ये काम करने में? HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। कंपनी के सारे लोगों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा ना। पहला एक इसके लिए स्टैंड किया था, असेसमेंट ऑफ, असेस कर रहे थे 3 चीज़ों का, करंट प्रॉब्लम का, रूट कॉज रीजंस का, एक्सटेंट ऑफ डैमेज का। फिर उसी एरिया पे फोकस करोगे जो चीज़ों को इमीडिएटली रिपेयर करवा पाएगा। फिर एनालाइज द सिचुएशन प्लस डेवलप द
एनालाइज द सिचुएशन में सर्वाइवल को देखना ना पॉसिबल है या फिर डेवलप द एक्शन को बनाओगे यूजिंग स्वॉट एनालिसिस। फिर आई किसके लिए आया? इम्प्लीमेंट करने के लिए देखना है कंपनी कौन से स्टेज पर है, तो फटाफट से डेवलप करना है अप्रोप्रिएट एक्शन टू स्टॉप द ब्लीडिंग एंड इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू। टिपिकली किस किस को इंक्लूड करेगा? सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को एंड सो ऑन। अभी भी स्लो आ रही है वॉइस? अब आ रही है? अगला पॉइंट क्या लिख के दे रखा है? इसमें स्टेज नंबर 4, और वो स्टेज नंबर 4 क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस। क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस को फिर से खड़ा करना। अब बिजनेस को फिर से खड़ा करने के लिए आपको बिजनेस के कोर प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। हमने एक बात करी थी, मुझे कंपनी को फाइनेंशियली इम्प्रूव करना है। कैसे इम्प्रूव करना है? तो बिजनेस का कोर प्रोसेस उसकी फाइनेंशियल स्टेट होती है। कौन सी स्टेट? अगर पैसों का मैनेजमेंट हो गया तो बिजनेस इंप्रूव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इफ फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी द फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन इज कोर। किसी भी बिजनेस का कोर पार्ट क्या होता है उसका? अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट इस तरीके से डैमेज्ड है, मतलब कंपनी में फाइनेंशियल रिसोर्स इस तरीके से डैमेज है कि उसको फिर से रिपेयर करना पॉसिबल, तो आप टर्न अराउंड अप्लाई नहीं कर सकते। आपको डाइवेस्ट करना ही, मतलब आपके पास डेट हद से ज़्यादा है, आप उसे रिपे कर ही नहीं पा रहे। कितना ही लोन ले लो, लोन रिपे करने के लिए बहुत लोन ले लिया, हमारे ऊपर डेट के साथ साथ इंटरेस्ट का पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मार्केट में प्रोडक्ट्स काम कर नहीं रहे हैं, इनफ्लो इतना आ नहीं रहा और आउटफ्लो की लाइन खड़ी होती जा रही है। ऐसी सिचुएशन है जहां पर फाइनेंस को अब इररिपेयर है। इररिपेयर मतलब जो रिपेयर नहीं हो सकता, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम में बंद करनी ही, इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेज ही कंपनी का क्या होता है। और अगर यही कोर बिजनेसेस इररिपेयरबली इस तरीके से डैमेज है जिसको आप ठीक, then the outlook for the entire organization may be what is bleak, खराब होने की हालत में है, तहस नहस हो सकती है, खत्म हो सकती है। तो आउटलुक ऑफ एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब से ये कहना चाहते हैं कि पूरी की पूरी कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा एज पर है, कि वो कभी भी एंडिंग पॉइंट पर आ चुकी है। ये ना बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं ना, बहुत खतरनाक वर्ड्स यूज़ किए हैं इस आंसर के अंदर। चैप्टर 4 में यही आंसर, इसकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल लिखी गई है। क्लियर है? अब कंपनी के फाइनेंसेस को ठीक करना है तो आपको कैश का फॉरकास्ट बनाना पड़ेगा कि पैसा कहाँ कहाँ से। एनालाइज करो कंपनी के अंदर एसेट्स कितने और कंपनी में क्या मैं एसेट्स को बेच के डेट को रिकवर कर सकती हूँ, या कंपनी के प्रॉफिट्स को रिव्यू करो। अदर फाइनेंशियल फंक्शंस को देखो ताकि आप रैपिडली इंप्रूवमेंट लेकर आ सको बिजनेस के परफॉर्मेंस में। क्लियर है? तो पहला पॉइंट था असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, असेस द सिचुएशन एंड डेवलप दी, देन मैं तो हेडिंग बुलवा रही थी, तुम कंटेंट पर आ गए। एनालाइज द सिचुएशन एंड थर्ड पॉइंट था इम्प्लीमेंट, उसमें वर्ड लिखा था अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी स्टेज पर है तो स्टॉप करना है ताकि क्या कर सको, एनेबल द। इसके लिए इंक्लूड कौन कौन होंगे? सारे डिपार्टमेंट्स। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेट उसका क्या होता है? अगर ये कोर बिजनेस इज इररिपेयरबली तो एंटायर आउटलुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बी एट, जिसके लिए फाइनेंस को ठीक करना है तो एसेट्स को देखो, डेट को देखो, प्रॉफिट्स को देखो, खर्चों को देखो, कैश को देखो, काम अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले इन 2 पॉइंट्स को लिख लेते हैं।
ब्लीक का मतलब होता है बहुत ही डेडलाइन पे आने वाला बिजनेस, जो बिल्कुल एंड ऑफ साइकिल पर है। वैसे कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ पे यही है कि मतलब कुछ बचा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा टाइप्स में, जहाँ पे आपको आगे कुछ नहीं दिख रहा। चलो आगे बढ़े। पूरे चैप्टर 4 में ना एक यही टॉपिक थोड़ा है जिसके 2 पॉइंट्स की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है। पॉइंट नंबर थर्ड, थर्ड पॉइंट की हेडिंग क्या थी? If organization is at critical stage, then develop appropriate action plan to stop bleeding and ensure survival. It includes HR, finance, marketing, sales, so on. Point number 4. Restructuring business. Restructuring business में क्या था? The financial state is organization's core business. If core business is irreparably damaged, then outlook of entire organization may be bleak. For this, कैश फॉरकास्ट बनाओ। और क्या करना था? रिव्यू प्रॉफिट, एनालाइज एसेट्स एंड डेट्स, and so on. इतना हो गया? हो गया?
अब अपना कौन सा पॉइंट आता है? पॉइंट नंबर 5 में हम लोग क्या देखेंगे? रिटर्न टू, रह गया क्या? स्पीड बढ़ाओ। अब हो गया? पंडित जी जल्दी लिखो, मुझे पता है ये 10 बजे तक लिखेगा। मैं कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी बिना पढ़ाए जाऊंगी नहीं फिर। कोई बात नहीं, रिटर्न टू नॉर्मल। रिटर्न टू नॉर्मल का मतलब बताओ क्या होता है? अब बताओ, कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कैसे पता चलेगा? कंपनी के अंदर लॉसेस का पीएनएल में प्रॉफिट दिखेगा, कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू एडिड बढ़ जाएगी, ईवीपी इंक्रीज हो जाएगी, कंपनी नए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाएगी, कंपनी नए मार्केट में जाना शुरू हो जाएगी और कंपनी में नए अलायंसेस आने शुरू। The final stage of turnaround process, जब organization begin to show the signs of return on enhancing economic value, अब कंपनी फोकस करने लगी है किस पे? स्ट्रेटेजिक एफर्ट्स, और केयरफुली ऐड कर रही है किसको? नए इंप्रूव कर रही है कस्टमर, नए अलायंसेस बना रही है, नए मार्केट में जा रही है। ये काम तो तभी होगा जब कंपनी लॉसेस में, अगर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब कंपनी वापस क्या हो चुकी है? रिवाइव। तो रिटर्न टू नॉर्मल का मतलब होता है आपको साइन मिलेंगे प्रॉफिट के, आरओआई के, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के। कंपनी फोकस करने लगी है किस पे? नए प्रोडक्ट पे, इंप्रूविंग कस्टमर सर्विसेज, क्रिएटिंग अलायंसेस और मार्केट शेयर। सिंपल सा पॉइंट था ये तो। नोट डाउन करो क्या है इस पॉइंट में। कंपनी बिगिन टू शो साइंस ऑफ, किसके साइंस देख रहे हो आप? प्रॉफिट के, आरओआई के, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड के। कंपनी एम्फसाइज करने लगी। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? फोकस ऑन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू अलायंसेस एंड सो ऑन। अगर ये सब देखने को मिल रहा है मतलब कंपनी वापस रिटर्न हो चुकी है। तो पहला आई ए किसके लिए स्टैंड किया था? दूसरा आई स्टैंड किया था और आर स्टैंड किया था एंड रिटर्न टू नॉर्मल। अब लास्ट स्ट्रेटेजी जो हम लोगों को दे रखी है वो नाम है आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब बताओ। मिक्सचर। अब मुझे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड का मतलब बताओ। प्रोबेबिलिटी में हम बोलते थे कॉइन को अगर टॉस करोगे तो फिर हेड्स और टेल्स आने के चांसेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक टाइम पर, यहां हमने बोला है ऊपर लिखी हुई 3 स्ट्रेटेजीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट
बिजनेस। किसके केस में? HUL है। HUL ने डव के ऊपर एक्सपेंशन लगाया। पहले सोप निकाली थी, फिर शैम्पू लेकर आया, कंडीशनर, अब तो बेबी प्रोडक्ट्स। तो क्या कर रहा है इसको? एक किसान सॉस बनाता है, वो जैसा था वैसा ही पड़ा है, इसको क्या रखा हुआ है? ठीक है। फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो हमें नहीं पता, शायद मार्केट में आया और बंद हो गया हो, उस पर क्या लगा दिया? डाइवेस्टमेंट। बात समझ में आई? तो मतलब एक कंपनी जो मल्टी बिजनेस में है वो किसी एक यूनिट पर क्या लगा सकती है? ग्रोथ या एक्सपेंशन। किसी एक यूनिट पे क्या लगा सकती है? और किसी एक पे रिट्रेंचमेंट लगा सकती है। जरूरी नहीं डाइवेस्टमेंट ही हो, क्या पता किसी को वापस रिवाइव भी करवाया हो, तो किसी एक पे रिट्रेंचमेंट लगा सकती है। मतलब ऊपर लिखी हुई सारी स्ट्रेटेजीज एक साथ यूज, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। क्लियर? सिर्फ इतना ही है कॉम्बिनेशन में। क्या बोला है कॉम्बिनेशन के बारे में? द अबव स्ट्रेटेजीज आर नॉट म्यूचुअली पॉसिबल है कि आप अडॉप्ट कर सकते हो मिक्स ऑफ अबव टू सूट अ पर्टिकुलर। एक एंटरप्राइज स्टेबिलिटी लगा सकती है सम एरियाज ऑफ एक्टिविटीज पर, एक्सपेंशन लगा सकती है सम पे, रिट्रेंचमेंट लगा सकती है। तो ऐसा काम करना हमारे लिए कंप्लीटली पॉसिबल है। अब देखो रीजंस कहाँ लगेगा। अभी हमने क्या बोला था? खाली मल्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज और फेसेस कॉम्प्लेक्स, और ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट, और हर बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्री और डिफरेंट रिस्पॉन्स। जो सोप को रिस्पॉन्स मिलेगा वही रिस्पॉन्स सॉफ्ट को मिले ऐसा जरूरी। तो जो लाई करता है डिफरेंट और डिफरेंट रिस्पॉन्स रिक्वायर करता है। समझ में आया? तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी कॉम्बिनेशन। फटाफट से हेडिंग लिखो और पॉइंट लिखो कॉम्बिनेशन का। जाओ, रोका हमने किसी को नहीं है, यहां से लिख के जाएगा, मर्जी है तेरी। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन इज नॉट, आकर लिख लियो, मर्जी है। एंटरप्राइज में एडेप्ट क्या कर सकती है? स्टेबिलिटी on some units, expansion on others, and retrenchment on some. रीजंस सिर्फ दो केसेस में लग रहा था। पहला, ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड फेसेस कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट, और नेक्स्ट पार्ट, हैव डिफरेंट businesses in different industry getting different responses। खत्म बात। चलो ऑनलाइन क्लास, एनी डाउट? इतना ही था कॉम्बिनेशन। फिर भी मैंने 10 बजे से 1 मिनट पहले लिख दिया पूरा। एनी डाउट्स? चैप्टर हुआ फिनिश। कल चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। हाँ, पॉटर वाला। हाँ, कल तो टेस्ट है, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट, उसके बाद चैप्टर 5 शुरू करेंगे।
चाहो तो ये आज वाला टॉपिक मत सुनाना, पर जितना हमने सैटरडे तक पढ़ा था, कल तो कुछ पढ़े नहीं, नालायक थे तुम तो टर्न अराउंड को छोड़कर सारा सुनूंगी कल मैं। इजी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जिसका एक साथ होने का चांस नहीं होता। जैसे कॉइन को टॉस करते थे, या हेड आएगा या टेल, दोनों नहीं आएंगे। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक साथ दोनों हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी मैथ्स याद करो।